जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हमारे नए चैनल ज्योग्राफी 365 पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी के अंदर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2012 से लेकर के 24 तक है जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी विश्लेषण से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। इससे हमें दो बेनिफिट होंगे। एक तो कई बार प्रश्न हूबहू रिवाइज हो जाते हैं और दूसरा हमें इनसे ये महसूस होगा कि अब की बार 2025 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की जो पहली बुक है उसमें कौन कौन से प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी, याद रखना, अस्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? इसमें एक तो अस्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव आ जाए तो ये जो परिभाषा है ये कुमारी सैंपल के द्वारा दी गई है। ये 2016 में भी प्रश्न आया था और 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है। कुमारी सैंपल अमेरिका की रहने वाली थी और ये रेड जेल की शिष्या मानी जाती है। इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में गत्यात्मकता पर सर्वाधिक जोर दिया है क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी गति करती है और इस पर जो मानव निवास करता है वो भी क्या करता है, गति करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन स होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है जो 2023 में पूछा गया। देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र हैं 5 और उन मानव भूगोल के 5 क्षेत्रों में सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र दिए हुए हैं और राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र दिए हुए हैं और आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र दिए हुए हैं। यहाँ आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछा है तो देखिए, आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं यानी वह भूगोल जिनके अंदर मानव की आय को दर्शाया गया है, जैसे संसाधन भूगोल इसी का उपक्षेत्र है, कृषि भूगोल इसी का उपक्षेत्र है, उद्योग भूगोल इसी का उपक्षेत्र है, विपणन भूगोल इसी का उपक्षेत्र है और पर्यटन भूगोल इसी का उपक्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल इसी का उपक्षेत्र है। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा। सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, जो संसाधन भूगोल है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, प्रवास के प्रतिकर्षक कारक हैं। देखिए, प्रवास के दो मुख्य कारक माने गए हैं जिनमें एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्षक कारक। अब जो प्रतिकर्षक कारक होते हैं वो व्यक्ति को अपना स्थान बदलने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं।
जबकि जो अपकर्षक कारक होते हैं ये व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं जो व्यक्ति को अपना स्थान बदलने के लिए मजबूर करते हैं। तो जैसे बेरोजगारी है, युद्ध की संभावना है, प्रतिकूल जलवायु है, ये प्रतिकर्षक कारक हैं। जबकि अपकर्षक जो कारक हैं ये लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अच्छे अवसर होना, राजनीतिक शांति होना, उपजाऊ मृदा का होना और वहाँ पर चिकित्सा एवं शिक्षा की अच्छी सुविधा होना और मनोरंजन के साधन होना। तो इसमें प्रतिकर्षक जो कारक है वो क्या है? बेहतर अवसर अपकर्षक कारक हैं, स्थायित्व एवं शांति अपकर्षक कारक हैं, अनुकूल जलवायु अपकर्षक कारक हैं, बेरोजगारी है वो क्या है? प्रतिकर्षक कारक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का युग्म होता है। ध्यान रखना, चाहे वो आपको जनसंख्या वितरण पूछे, चाहे जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछे, दोनों के कारक एक ही हैं। आइए हम बात करते हैं कौन से हैं। तो एक तो होता है भूगोलिक कारक, एक होता है आर्थिक कारक, एक होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। जो भूगोलिक कारक है उसके अंदर जलापूर्ति आती है, जलापूर्ति के साथ साथ जलवायु आती है, जलवायु के साथ साथ मृदा आती है और मृदा के साथ भू आकृति आती है। जबकि जो आर्थिक कारक होते हैं उसमें माइनिंग आता है और माइनिंग के साथ साथ नगरीकरण आता है और नगरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण आता है। तो इसमें आर्थिक कारक पूछा है तो इसमें पहला है वो बिल्कुल सही है, माइनिंग और नगरीकरण है वो आर्थिक कारक का युग्म है, सही है। प्रश्न नंबर 5 है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? देखिए, दो एशियाई अर्थशास्त्री थे और उन दो एशियाई अर्थशास्त्रियों का नाम था, एक का था प्रोफेसर अमर्त्य सेन और दूसरे का था डॉक्टर महबूब उल हक। ये दोनों एशियाई अर्थशास्त्री थे। इनमें से ये जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री थे। मानव विकास की अवधारणा में डॉक्टर महबूब उल हक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जबकि अमर्त्य सेन तो इसका क्या था? सहयोगी था और अमर्त्य सेन को भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ये 2024 में पूछा गया। तो पहला है आखेट एवं भोजन संग्रहण द्वितीय क्रियाएं हैं। देखिए, ये आखेट का मतलब होता है शिकार, यानी आखेट और भोजन संग्रहण ये प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। इन दोनों के अलावा जैसे कृषि करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, आखेट और भोजन, ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तो पहला तो इसमें सत्य नहीं है। फिर दूसरा है भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल
सही बात है। तीसरा, मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन होता है, तो केवल पशुपालन नहीं होता, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी होता है, तो ये भी असत्य है। चौथा, निर्वाह कृषि न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, तो ये भी असत्य है। तो 2 नंबर है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है वो है, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो कच्चा माल होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। जैसे ही कच्चा माल उद्योगों के अंदर आता है तो उसका रूप और उसका गुण और उनका आकार और वो क्या बन जाता है, मूल्यवान बन जाता है। क्योंकि उद्योगों के अंदर आने से ये सब कुछ बदल जाता है और मूल्यवान बन जाता है। तो ये जो उद्योग हैं ये निर्माण और विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं, और निर्माण और विनिर्माण हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। जैसे निर्माण इसका उदाहरण है, विनिर्माण जो उद्योगों को लेकर के है ये भी इसका उदाहरण है, और एक और उदाहरण है इनका प्रसंस्करण। ये 3 इसके उदाहरण हैं। तो कच्चा माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान है वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर भारत के जो उत्तरी और पूर्वी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर इस कृषि को जुमिंग कृषि कहा जाता है। और इनके बाद में मिल्पा है, ये मध्य अमेरिका और मेक्सिको के अंदर की जाने वाली कृषि है। और रोको ब्राज़ील के अंदर इसको कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको आदिम कालीन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें द ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है वो है कि फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान्न है। फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान्न है, तो ये दोनों ही चीज़ें भोजन के रूप में काम में ली जाती हैं। तो ये भोजन प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आएंगी। भोजन प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत, क्योंकि जो माइनिंग आधारित उद्योग हैं, जो माइनिंग आधारित उद्योग हैं वो हैं जैसे लोहा उद्योग है, तांबा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है। और जो रसायन आधारित उद्योग हैं वो हैं पेट्रो रसायन, रासायनिक उर्वरक और नमक उद्योग। और जो पशु आधारित उद्योग हैं वो हैं चमड़ा, ऊनी एवं डेयरी उद्योग। और जो वन आधारित उद्योग हैं वो हैं लाख एवं कागज उद्योग। लाख एवं कागज उद्योग। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 10 से, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो व्लादिवोस्टोक से आरंभ होकर लेनिनग्राड तक जाता है। जबकि जो आपका वोरियंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये वोरियंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है पेरिस से आरंभ होता है और ये इस्तांबुल तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन व्लादिवोस्टोक लेनिनग्राड है, वोरियंट एक्सप्रेस पेरिस से
इस्तांबुल तक है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, विश्व में सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? विश्व में सघनतम रेल तंत्र पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए यूरोप। जबकि सर्वाधिक सर्वाधिक रेल घनत्व पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए बेल्जियम। और ये जो बेल्जियम है ये कहाँ पड़ता है? यूरोप के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है, लगभग है कितना? 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर रेल मार्ग पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। और इधर ये सघनतम पूछे तो यूरोप करना है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, वृहत झील आंतरिक जलमार्ग। वृहत झील आंतरिक जलमार्ग को सेंट लॉरेंस जलमार्ग भी कहा जाता है। इसे सेंट लॉरेंस जलमार्ग भी कहा जाता है और इसे ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। इनमें 5 नदियां आपस में आकर के मिलती हैं। 5 नदियों में जैसे सुपीरियर झील है, हयूरीन झील है, ईरी है, ओटारियो है और मिशिगन है। ये 5 आंतरिक जल मार्ग एक जगह आकर के मिलते हैं और जिस जगह मिलते हैं उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। तो इसमें उत्तरी अमेरिका है वो बिल्कुल सही होगा। ये थे मानव भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक में पूछे गए 12 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है हमारी सेकंड है, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है वो आपका बिहार है 1 नंबर पे, जिनका जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर पे आता है पश्चिमी बंगाल आता है। ये दो तो हैं सर्वाधिक, जिसमें बिहार पहले नंबर पे है और अरुणाचल प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे है। भारत का जनघनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और न्यूनतम जनघनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आप याद रखना। इनके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना हुई। यदि भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 है, जो एक अव्यवस्थित जनगणना मानी जाती है। इसके बाद 1881 के अंदर हुई, जो एक सुव्यवस्थित जनगणना है। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से भारत के अंदर जनगणना का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें 1872 पूछे तो पहली और सुव्यवस्थित पहली पूछे तो 1881 और कितने वर्षों के अंतराल से? 10 वर्षों के अंतराल से। अगला 15 और 16 जो प्रश्न हैं इनकी व्याख्या एक साथ देखना। और वो व्याख्या क्या है? यहाँ तो इसने खरीफ की फसल पूछी है और यहाँ पर इसने रब्बी की फसल पूछी है। तो देखिए भारत में तीन तीन फसल ऋतुएं पाई जाती हैं और वो 3 ऋतु में पहली कौन सी है? खरीफ की फसल है, दूसरी है रब्बी की और तीसरी है जायद की फसल। पहली जो फसल है इसको जून के अंदर बोया जाता है और सितंबर के अंदर काट लिया जाता है। वर्तमान में इसको काटा जा रहा है। फिर इसको रब्बी को अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च के अंदर इसे काट लिया जाता है। जायद को अप्रैल और मई और जून के अंदर बो करके उपयोग में भी ले लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो इसमें चावल आता है, कपास आता है, जूट आता है और अरहर आता है। इनके अलावा इसमें बाजरा भी आएगा, मूंग, मोठ, ग्वार भी आएंगे। रब्बी की जो फसल है इसमें गेहूं आएगा और चना आएगा और सरसों आएगा और ग्वार वगैरह आए, यानी ग्वार इसमें नहीं आएगा, रब्बी में ग्वार ऊपर जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, खरीफ की फसल है चना, सरसों। चना और सरसों, चना और सरसों दोनों, चना सरसों और गेहूं, ये क्या है? रब्बी की फसलें हैं। और चावल है वो एक क्या है? खरीफ की फसल है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। और नीचे वाले में होगा रब्बी की फसल है, तो चावल नहीं है, बाजरा नहीं है, कपास नहीं है, तो सरसों इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से लोहा एसिड के प्रकार हैं। तो देखिए, इसमें बॉक्साइड तो है नहीं, जेलेना है नहीं, और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही लोहा एसिड के प्रकार माने जाते हैं। यदि आपको कोयले के प्रकार पूछ लेता तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी? तो इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर नाम पड़ा, इसकी संकल्पना में कोई योगदान नहीं था। महबूब उल हक का मानव विकास से संबंध है, अमर्त्य सेन का मानव विकास से संबंध है। अब बात करते हैं बच गया कौन है? एक बच गया कौन है? कंवर सेन। कंवर सेन 1948 के अंदर है, उस समय तात्कालीन सिंचाई इंजीनियरिंग था और इसी ने इसका संकल्पना को प्रस्तुत किया। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ा और ये 31 मार्च 1948 को ये आरंभ हो गई थी। प्रश्न नंबर 19 है, वो है कि सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से। तो देखिए, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो वो करता है BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा सीमा सड़क संगठन। BRO का पूरा नाम है सीमा सड़क संगठन। और ये जो सीमा सड़क संगठन है, ये सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, वो है कि वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होती हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होती हैं और केंद्र सरकार ही इनकी देखरेख करती है। कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्य राजमार्ग की देखरेख राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और इनका कुल सड़कों की दृष्टि से इसकी लंबाई है 4% है। तो ये केंद्र सरकार की हैं और ये राज्य सरकार की हैं। प्रश्न नंबर 21 है, वो है भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो भारतीय नदियों में प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो है जैव और जीवाणु। जैव और जीवाणु है वो इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है कौन सा प्रदूषण स्थान है विशिष्ट है? कौन सा प्रदूषण स्थान है वो विशिष्ट है? तो इसमें कौन सा प्रदूषण है वो क्या होगा? विशिष्ट होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा क्या? इसमें
यानी ये जो महासागरीय प्रदूषण है ये इसमें राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। इनके बाद में अगला प्रश्न है, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुख रूप से कौन से प्रदूषण के कारक हैं? यानी चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र और जो रसायन उद्योग हैं ये किसको प्रदूषित करते हैं? तो ये जल को प्रदूषित करते हैं। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत के सड़क जाल भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत के सड़क जाल में भारत का विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है? दूसरा स्थान माना जाता है। अगला है, ए परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही क्या हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि सौर ऊर्जा है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इनके बाद में अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? यानी 1872 से लेकर 2011 तक एक बार भारत की जनसंख्या घटी, जिसे हमें ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो ये कौन से दशक के अंदर घटी थी? तो ये 1911 और 21 के बीच में घटी थी। 11 और 21 के बीच में। तो ये पूछे गए थे 2012 से 2024 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब आगे हमारे रेगिस्तान वाले जो प्रश्न हैं वो भी रह गए हैं, और जो बड़े प्रश्न अति लघुरात्मक वाले ये भी रह गए हैं। तो ये हमें दूसरे वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2012 से लेकर के 24 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 2 वीडियो के अंदर आप देखिए, 2 या 3 वीडियो में। उसके बाद हमें 2025 में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज आरंभ करेंगे। ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।